let us now talk about potential energy of a charge in an external field. अब समझिए इसका मतलब क्या होता है, what does it mean? देखिए एक एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है. अब कैसे क्रिएटेड है इसके बारे में हमें नहीं पता, पर एक फील्ड क्रिएटेड है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर रहे हैं ई वेक्टर से. सर्वव्यापी है ये, मतलब उस एक रीजन में तो ओमनी प्रेजेंट है, उस रीजन में प्रेजेंट है. और इस रीजन में अगर हम एक चार्ज को लेके आते हैं, ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि भाई पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके कारण हर पॉइंट पे एक पोटेंशियल भी क्रिएट हो जाएगा. अलग अलग पॉइंट्स का पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्रिएट होगा ना. तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है. अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है. ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि मान लीजिए कि एक पॉइंट है ये P, और इस पॉइंट पर आप क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर आप किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं. अब डेफिनेटली एक्सटर्नल फील्ड के कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल V क्रिएट हो चुका है. ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड एक पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है. अब क्या होगा कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इसमें अगर आप चार्ज को लेके आओगे तो डेफिनेटली आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा. यही तो पता कर रहे हैं हम. ठीक है, यही तो पता करना है हमें, वर्क डन. तो आपको ऑब्वियसली अगर एक चार्ज Q को या Q0 को यहाँ लेके आना है तो सीधी सी बात है वर्क डन आपको करना पड़ेगा. और वो कितना होगा, वह होगा Q0 टाइम्स द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दैट इज V. Q0 times the potential at this point, that is V, and this is what is the work done, है ना. तो जो पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो इसका मतलब यह है कि हम एक्चुअली बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्रेजेंट है एक रीजन में, और उस रीजन में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहाँ पर हमने क्या किया है, एक चार्ज Q0 को लाया है. और डेफिनेटली Q0 को लाने में हमें कुछ क्या करना पड़ा होगा, वर्क करना पड़ा होगा. और ये जो वर्क है यह क्या हो जाता है, यह वर्क उस चार्ज में स्टोर हो जाएगा, या फिर कहें कि हमें उस पर करना होगा ताकि हम उस पर्टिकुलर पोजीशन पर उसको ला सकें. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है ना. जब अपन किसी चार्ज पर वर्क करते हैं तो चार्ज पर वर्क करने पर उसमें वो एनर्जी पजेस होती है, एनर्जीज पजेस, चार्ज जो है वो एनर्जी गेन करता है. तो अगर मान लीजिए कि जैसे दो पॉइंट्स हैं, अब ये तो बात हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं P और Q, और मान लेते हैं कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V प्लस डेल्टा V एंड डेल्टा V प्लस डेल्टा V है, मतलब पोटेंशियल गैप जो है, डिफरेंस जो है वो है डेल्टा V. दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस. अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर मौजूद है, इफ़ दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ अवेलेबल देयर, तो अब क्या होगा यहाँ पर ऐसा होगा कि इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अब जब आप चार्ज को लेके आओगे तो आपको उस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो है उसमें स्टोर हो जाएगा. तो कितना वर्क होगा, तो देखिए इसका सीधा सा क्राइटेरिया होता है कि अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो W जो वर्क है डिवाइडेड बाय Q0 होगी. तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा Q0 टाइम्स डेल्टा V. क्या हो जाएगा, Q0 टाइम्स डेल्टा V. एंड दिस इज द work which is done on the charge particle. okay, तो चार्ज पार्टिकल पर वो जो वर्क हुआ है वह वो पजेस करेगा. ठीक है, ये जो वर्क होता है यह अलग अलग यूनिट्स में डिफाइन होता है. ठीक है, मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और इस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, इस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से किसी चार्ज को क्या किया गया, मूव किया गया. मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन है और उसको इस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या किया, मूव किया. तो होगा क्या मालूम है, होगा ये कि ये चार्ज जब यहाँ से यहाँ जाएगा 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो वह क्या करेगा, वह कुछ एनर्जी पजेस करेगा. और वह जो एनर्जी होगी वह कितनी होगी मालूम है, वही वर्क के इक्वल एनर्जी होती है. तो अब बताइए एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू वर्क, और वर्क कितना है, Q0 इंटू डेल्टा V. तो Q0 कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V मतलब 1 वोल्ट.
तो ये हो जाएगा EV, इसको बोलते हैं EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी चार्ज पजेस करेगा वह कितनी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ओके, एनर्जी पजेस बाय द चार्ज वुड बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटॉमिक लेवल पर, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स आपने पढ़े होंगे, तो जो एटॉमिक लेवल पर एनर्जीज होती हैं वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होती हैं, डिफाइन होती हैं। दे आर डिफाइंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एनर्जीज यूज होती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। ठीक है, फिर आप देखिए एटॉमिक, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स में इस यूनिट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप, और इसको अलग अलग इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया है तो आप एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में कुछ होता है जिसको बोलते हैं, कुछ यूनिट्स ऐसी भी रहती हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किलो आपको पता है किसके लिए होता है, किलो का मतलब होता है 1000, तो ये हो जाता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे एक बात करता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। ये तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आप जब NCERT में पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आपको और अच्छे से इसके बारे में आइडिया हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा कर रहा था कि अगर मान लीजिए आप, ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए आप कि आपने क्या किया, आपने एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से मूव किया, तो बेसिकली क्या हुआ है, उस पर कुछ वर्क हुआ है और उस वर्क के कारण जो है एनर्जी पजेस हुई है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कितना, ज़रा ध्यान से समझिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी पजेस है, कितनी होगी ये, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन कितना, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। अच्छा बताइए 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है ये। और इंटू में लेंगे वोल्ट, तो वोल्ट क्या होगा बच्चों, वोल्ट तो 1 वोल्ट है। तो देखिए यहाँ से आपको पता चला कूलम्ब इंटू वोल्ट हो जाएगा ये बेसिकली। और ये याद रखिए कि यह जो है कूलम्ब इंटू वोल्ट, कूलम्ब इंटू वोल्ट, ये ऐसा यूनिट में ही चल रहा है सारा, है ना। कूलम्ब इंटू वोल्ट ये एक्चुअली जूल होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए कूलम्ब इंटू वोल्ट, अच्छा कूलम्ब किसकी यूनिट है, चार्ज की, तो इसको Q लिख दूंगा। और वोल्ट क्या है, वोल्ट होता है W/Q, है ना, पोटेंशियल की यूनिट है। Q से Q जाएगा तो क्या बचेगा, W, वर्क। और वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी होती है। अगर अब मैं बात करता हूँ कि आपको अगर निकालना है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है, तो उसको भी अपन निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं अपन उसको। तो देखें कैसे निकालेंगे अपन, ज़रा ध्यान से देख लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा सॉरी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये जूल में आ जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। ठीक है, तो ये आ गया किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है इतना सभी को? तो जल्दी से बताइए, अंगूठों से दिखाइए कि आ गया समझ में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। आगे की जो चर्चा है वह है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अलावा और भी यूनिट्स होती हैं, है ना, और भी हम अलग अलग यूज़ में लेते हैं यूनिट। जैसे एक होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी न्यूक्लियर इसमें यूज़ की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁻⁶। मेगा किस पर स्टैंड करता है, 10⁻⁶ पर स्टैंड करता है। मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁻⁶ इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ऐसे ही होता है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर अपन लिखते हैं 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, गीगा, मेगा, गीगा, गीगा होता है 10⁻⁹। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये हो जाएगी कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 जूल। सो दिस इज़ गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से ये जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स जो हैं यह
काम में आती हैं। आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया वर्क डन इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, वर्क डन इन एन एक्सटर्नल फील्ड। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एक चार्ज नहीं लाया, आप लेके आए 2 चार्ज का सिस्टम, तो आपको बताना है कि क्या एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वह सिस्टम पॉजेस करेगा इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब इसको हम करते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगला जो हमें करना है वह है कि 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इन 2 चार्जेस को हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। तो देखें क्या होता है जब हम 2 चार्जेस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें लेकर आते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि अगर 2 चार्जेस हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर 2 चार्जेस हैं तो क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए अब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मौजूद है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण एक रीजन में, एक स्पेस में क्या हो जाएगा, एक फील्ड जो क्रिएट हुई है उसके कारण अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग क्या होंगे, पोटेंशियल्स होंगे, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग पोटेंशियल्स होंगे। अब क्या होता है, मान लीजिए आप एक चार्ज, पहला चार्ज एक पॉइंट A पर लेके आए और इस चार्ज पे मैग्नीट्यूड है चार्ज का Q1, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट पर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल होगा, लेट दिस पोटेंशियल बी V1। ये पोटेंशियल कितना है, V1 है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल V1 है, डेफिनेटली इस पोटेंशियल के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। सर्टेनली वी हैव टू डू सम वर्क। तो ये जो वर्क होगा कितना होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखिए दूसरा चार्ज नहीं लेके आए, हम पहले Q1 चार्ज ही लेकर आए हैं। तो कितना काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन W1 हो जाएगा Q1 मल्टीप्लाइड बाय V1, Q1 मल्टीप्लाइड बाय V1, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, Q1 मल्टीप्लाइड बाय V1 हो गया, ये तो वर्क हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट B। इस पर मान लीजिए हमें Q2 चार्ज लेकर आना है और इसके लिए कितना वर्क कर, इसके लिए पोटेंशियल जो इस पॉइंट पर वो V2 है एक्सटर्नल फील्ड के कारण, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, डेफिनेटली इसको लाने के लिए भी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो इसके लिए वर्क कर लेते हैं, तो वर्क कितना होगा, वो हो जाएगा W2, और वो कितना होगा, तो मान लेते हैं, देखिए भाई Q2 चार्ज को लेके आए और पोटेंशियल V2 है, तो Q2 इंटू V2 जो है वह इसका पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है इतना, ये बात हो गई। लेकिन एक बात बताइए, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, एक पॉइंट, एक टर्म मिसिंग है, और वो टर्म क्या है, ध्यान से समझिए। वह टर्म जो है वह क्या होगी, जब इस चार्ज को आप यहाँ लेकर आ रहे होंगे तो डेफिनेटली ये जो चार्ज है उसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो सर्टेनली कुछ वर्क करना पड़ेगा आपको, क्या, किस लिए, कुछ वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में लाने में, फील्ड के अगेंस्ट। उसके अलावा ये जो है चार्ज है ना, इसकी भी तो फील्ड बनी हुई है यहाँ, तो इसके साथ भी काम होगा, इसकी विसिनिटी में भी अगर आप इसको लेके आ रहे हो तो वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो है ये हो जाएगा W3। समझ रहे हैं आप भाई, एक्सटर्नल फील्ड के कारण तो होगा ही, इसके अलावा इस चार्ज की विसिनिटी में ला रहे हो तो वो भी वर्क करेगा। तो वो हो जाएगा कितना, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी इसकी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। R12 क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब कि इन दोनों की रिलेटिव पोजीशंस यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इस तरह से ये वर्क डन होगा, ये टोटल हो गया, इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में तो इन तीनों टर्म्स को लेना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में आपका W1 भी आएगा, आपका W2 भी आएगा और आपका W3 भी आएगा। अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये पूरा जो है एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का है। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।
65 NCERT प्रॉब्लम, ठीक है। तो गिवन है इसमें, इस प्रॉब्लम में गिवन है, क्या गिवन है? गिवन ये है कि जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 दिए हुए हैं 7 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम। तो Q1 हो जाएगा 7 माइक्रोकुलम, ये हो जाएगा 7 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻⁻⁶ कुलम। इसके बाद में Q2 क्या हो जाएगा? Q2 है -2 माइक्रोकुलम, -2 माइक्रो का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻⁶ कुलम। क्लियर है इतना? तो ये आपका Q1 और Q2 आ गया। अब इनको आपने प्लेस किया है -9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब देखो, पहले को आपने -9,0,0 पे किया है और दूसरे को आपने 9,0,0। तो ये एक डायपोल जैसा हो गया, ये सही है ना? नहीं, डायपोल जैसा नहीं हुआ क्योंकि इक्वल चार्जेस नहीं है, है ना? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। तो सीधी सी बात है, ये इस तरह से रखा है और आपको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है ना? यही पूछा है ना कि डिटरमिन दी पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज़ प्लेस्ड, बट उसका एक्सटर्नल फील्ड कुछ भी नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये एक दूसरे की फील्ड में है, तो जो वर्क डन होगा वह पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा और वो कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। सही बात है, Q1 Q2 अपॉन R। अब ज़रा बात कीजिए कि Q1 Q2 तो चलो ठीक है, R के बारे में बात करें तो देखिए आप ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ ये -9 है इधर और ये +9 है इधर, ये 0 है यहाँ, सही है ना? एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ 9 इधर 9, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18। तो ये हो गया बच्चों 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? 18 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर। और 18 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना होगा, तो हो जाएगा 18 × 10⁻⁻ कितना आएगा? सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे -2 मीटर, ठीक है? तो ये डिस्टेंस आ गई। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/4πε0 को लिख सकते हैं 9 × 10⁹। Q1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? Q1 हो जाएगा 7 माइक्रोकुलम यानी 7 × 10⁻⁶ इंटू Q2 हो जाएगा, अब चार्ज माइनस ले लीजिए, -2 है तो माइनस ले लीजिए, ठीक है? -2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों? डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की? 18। आप लिख देंगे 18 × 10⁻²। बस ये जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जूल्स में आ जाएगा। दिस पोटेंशियल एनर्जी विल कम इन जूल्स। आई बात समझ में? तो ज़रा सॉल्व करें इसको जल्दी से। 10 की पावर्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना? 10 की पावर्स हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर 10 की पावर्स को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? देखो ज़रा ध्यान से, 10⁻9 है, 10⁻⁻6 है, -6 -12 और ये हो जाएगा 10⁻3, ठीक है? 10⁻3 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 10⁻2। तो -2 ऊपर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा? -3 + 2 यानी -1। ये हो जाएगा 10⁻1। क्लियर है? बराबर है ना? 9 में से 6 गए 3, 3 में से -3 और ऊपर जाएगा 2 तो -1, ठीक है? अब देखिए ये हो जाएगा माइनस में रहेगा, ये है ना? 9 7 ज़ा 63, 63 2 ज़ा, तो 63 2 ज़ा कितना हो जाएगा बच्चों? 63 2 ज़ा हो जाएगा 126, ठीक है? 126 और कुछ बच रहा है? डिवाइडेड बाय 18 है, 18 कर देंगे डिवाइड, ठीक है? या इनफैक्ट ऐसा कर सकते थे, ये आसान हो जाता, 9 2 ज़ा 18, ठीक है? और 7 2 ज़ा 14, 14/2 यानी 7, अरे 2 से 2 भी गया तो 7 बचेगा केवल। क्यों इतना सारा करें? और 18 7 ज़ा भी वही होता है, तो ये 7 × 10⁻1 यानी 0.7 एंड डेट इज़ नेगेटिव, माइनस है वो, -0.7 जूल्स। सो दिस इज़ वॉट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है? तो बड़ा ही आसान सा था ये, 0.7 जूल आ गया, बड़ा ही आसान था ये। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा जो हमें करना है उसमें सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड पार्ट पढ़िए। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब अगर आपको इसको इन्फिनिटली अवे करना है तो कितना वर्क करना होगा, ठीक है? इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो आइए चर्चा करते हैं कैसे करेंगे इसको हम।
इन्फिनिटली अवे मतलब दूर लेके जा रहे हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए वहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताइए कि आप पहले तो उनको लेके आए थे तो कुछ वर्क किया, अब की बार आप उनको दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन होगा क्या, चेंज इन देयर पोटेंशियल एनर्जीज, चेंज इन देयर पोटेंशियल एनर्जीज। अब देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मान लो W1 है, ये यहाँ पर मतलब कौन सा पॉइंट, जब उन दोनों चार्जेस को रखा गया है पास में, तब इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी W1 है। अब इनको दूर कहीं लेके चले गए और उस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल, उस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी है U2, सॉरी मैं W1 लिख गया, यहाँ U1 और U2 लिखना चाहिए था, तो इसको मैं U1 बोल रहा हूँ और इधर जब दूर ले गए, दोनों को दूर ले गए इन्फिनिटी तक, तो U2 हो गया। क्लियर सी बात है। तो अंतर जो होगा वही तो वर्क डन होगा, जब आप पास में रखे हुए थे और आप दूर ले जा रहे हैं, तो अंतर जो होगा वही वर्क डन होगा। तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब मुद्दे की बात ये आती है बच्चों कि ये कैसे होगा, हाउ विल वी डू दिस वर्क। तो देखिए U1 जो है वह वर्क हमने पहले ही निकाला हुआ है, जब आप उसको लेकर आए थे कॉन्फ़िगरेशन को, वो तो अपने पास था माइनस 0.7 जूल आपने निकाला हुआ है। और U2 क्या होगा, जब वो इन्फिनिट पे हैं, दूर कर दिए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएंगी। तो इन्फिनिट पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, तो इन्फिनिट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, माइनस U1 जो है यह है माइनस 0.7, तो आपको दे देगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 0.7 जूल। तो जो वर्क डन है वह आ जाएगा 0.7 जूल। दिस मच वर्क हैज़ टू बी डन टू मेक दी टू चार्जेस सिस्टम अपार्ट एट एन इन्फिनिट डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर। बताइए इसमें किसी को कोई समस्या है क्या? अगर समस्या नहीं है तो अब आपको एक और पार्ट करना है, पार्ट सी, वो मैं स्क्रीन शेयर किए दे रहा हूँ। देखिए इसका तीसरा पार्ट कहता है कि सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू A इंटू 1/r², A भी गिवन है। what would the इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी। तो कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी ये हमें पता करना है। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में, कैसे हम इसको कर सकेंगे, थोड़ी बातचीत करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो समझिएगा आप ज़रा इसको कैसे करना है हमें, है ना। अब देखिए क्या करना है और कैसे करना है, इस पे अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका वेरिएशन भी दिया हुआ है। यही सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं और उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो आपको गिवन है, E इज इक्वल टू A/r², ये गिवन है, ठीक है। E इज इक्वल टू A/r², ये गिवन है। अब आप एक बात बताइए कि A दिया हुआ है, A की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी है A की वैल्यू, 9 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, 9 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। What would the electrostatic energy of the configuration be? इस कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी ये हमें पता करना है, ठीक है। आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर ये सब तो दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि एक बात तो क्लियर है, जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में लेके आओगे तो भैया उनकी म्यूचुअल एनर्जी, अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी तब भी आपको कुछ वर्क तो करना ही पड़ रहा था। वो वर्क जो हमने 0.7 जूल अभी निकाला था वो तो एज इट इज़ रहेगा, वो तो रहना ही है, उसको तो आप भूल जाइए। इसके बाद अपन बात करते हैं अगली बात क्या है। अगली बात ये है कि भैया अब आपको जब दो चार्जेस को लेकर आना है किसी फील्ड में एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल फील्ड में आपको वर्क तो करना पड़ेगा। अब वो वर्क कितना है वो आपको निकालना है। अब ध्यान से समझिए, पहला चार्ज में A लेके आया, ठीक है, और दूसरा चार्ज में B लेके आया, ठीक है। ये A पॉइंट पे लाया, दूसरा B पे लाया। Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है, ठीक है ना। ऐसा ही जो गिवन है वही लिख रहा हूँ मैं।
अब Q1 चार्ज जो है वह कितना था, अपना था 7 माइक्रोकुलम का चार्ज, और उसको कहाँ लेकर आया था मैं, उसको मैं लेके आया था 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो सीधी सी बात है, आप एक बात याद रखिए कि अगर जब आप उसको फील्ड में लेके आएंगे तो क्या होगा, आपको जो वर्क करना पड़ेगा, पहले चार्ज की बात करूँ तो W1, ये वर्क कितना होगा, Q1 मल्टीप्लाइड बाय V1, सही है। इस पे पोटेंशियल जो क्रिएट किया गया होगा फील्ड के द्वारा वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है। अब ऐसे ही W2 अगर मैं लूँगा तो वो क्या हो जाएगा, Q2 मल्टीप्लाइड बाय V2, सही है। अब आपको ये तो बात हो गई V की, है ना, V और V1 और V2 ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स पर हमने निकाल दिए। अब आप ध्यान से समझिए कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिया है A इंटू 1/r² का वेरिएशन दिया। याद रखिए A इंटू 1/r² का वेरिएशन अगर दिया है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल जो होता है वह A/r से वेरी करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर फील्ड इस तरह से वेरी कर रही है तो पोटेंशियल A/r से वेरी करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फील्ड अगर A/r² से पोटेंशियल A/r से करेगा वेरी, तो बस अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए वर्क डन की अगर मैं बात कर रहा हूँ W1, Q1 कितना है बच्चों, Q1 है आपका कितना, 7 माइक्रोकुलम है ना। तो मैं लिख सकता हूँ 7 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है। और दिस इज मल्टीप्लाइड बाय A जो है आपका, जो अभी अपन ने लिखा था वो, और अपॉन में R कितना है, R है आपका 0.09, अच्छा देखिए 9 सेंटीमीटर है, मतलब 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये आपका W1 आ गया। दिस इज द वर्क डन, क्लियर, दिस इज द वर्क डन। अब बात आती है W2 की, तो W2 में क्या होगा, सेम आपको करना है, क्या करना है, Q2 कितना है, Q2 था आपका -2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Q2 देखिए क्या था, Q2 था आपका -2, ठीक है ना। तो Q2 है -2 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय, फिर से 9 इंटू 10⁻2 ही करना होगा, डिस्टेंस तो उतनी ही है उसकी 10⁻2, ठीक है। ये W1 W2 आपने दोनों निकाल लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों वर्क डन्स को निकालना है और इसको ऐड कर देना है इनकी जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी आई थी उसमें, तो वह जो है टोटल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ जाएगी। तो आइए अब हम उसको कर देते हैं, है ना। तो टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा W1 प्लस W2 और प्लस में आएगा पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू Q1 Q2, मतलब उनके म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। W1 आपका कितना है, 7 इंटू 10⁻6, इसको ऊपर लेंगे +2 हो जाएगा, -6 + 2 यानी -4, ये हो जाएगा 7/9 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ए क्या है, एरिया नहीं है, गलती से निकल गया, 9 इंटू 10⁵, ठीक है, ये हो गया। फिर करेंगे प्लस W2 ये रहा, तो ये माइनस में है तो माइनस लिखना पड़ेगा, 2/9 है ये, 2/9 इंटू 10⁻4 हो गया ये भी, और ए कितना है, 9 इंटू 10⁵ है, और माइनस में 0.7 जूल जो है लास्ट में चल ही रहा है। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, 10⁻15 और -4, तो 10 कितना हो जाएगा 11, और 9 से 9 गया, इधर भी 9 से 9 गया, तो यह आ जाएगा 7 इंटू 10⁻11 और -2 इंटू अच्छा सॉरी ये 5 था, मैंने 15 लिख दिया, तो 10⁻1 ही होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा 10⁻1 ही होगा, और माइनस में 0.7 है। अब देखिए 7 -2 -0.7 यानी -2.7, तो 7 में से 2.7 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 जूल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी तो आएगी, मैंने की है, मुझे दिख गई कैलकुलेशन मिस्टेक। 7 इंटू 10 70 होता है, और ये 20 होता है, 70 में से 20 जाएंगे तो 50 बचेंगे, 50 में से 0.7 हटा दीजिए, 49.3 जूल जो है यह पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी।
आई होप कि ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच।